तो दोस्तों कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है आपको मेरे इस जिंदगी के सफर में। आप लोगों को आनंद आ रहा है या नहीं? आप इतना तो कमेंट करके बताइए। मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं मांग रहा हूँ। मैं ये जिंदगी का सफर आप लोगों के सामने क्यों कह रहा हूँ? देखो, मैं इस समय मैंने अपनी इस जिंदगी में सीखा, मेरा आज की डेट में कोई दोस्त नहीं है। मैंने किसी को दोस्त बनाया नहीं। मुझसे बहुत से लोग दोस्ती करना चाहते हैं। मैं एक जमाने में बहुत लोगों से घुल मिल जाया करता था। मैं दोस्तों लोगों के साथ बैठना कम पसंद करता हूँ। मैं अपने काम पे फोकस्ड होता हूँ। और मैं ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ, एक तो मैंने अपनी ज़िंदगी की जर्नी में जो जो कमियां की हैं उससे आप लोग अवगत हो सकें, और उसमें जो कमियां रही हैं क्या पता मेरी ज़िंदगी को देख के आप वो चीज़ें सुधार सकें तो बेटर लाइफ को जी सकेंगे। ये 100% दोस्तों सही है। मेरी ज़िंदगी में जो कमियां रही और जो मैंने गलतियां की हैं वो आप लोग ना करें। मैंने कल एक टॉपिक बताया था, उस पर मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। मैं एक डिटेल पे वीडियो इमोशनल के बारे में भी बनाऊंगा, प्यार के बारे में भी बनाऊंगा और रिश्तों के बारे में भी एक पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप कमेंट भी कीजिए इसके ऊपर कि आप वीडियो देखना पसंद करेंगे, तो उससे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों एक और चीज मैंने इस जिंदगी के सफर में जानी है कि इसमें जो भी इंसान से गलतियां या अच्छाइयां जो भी होती हैं वो इस माइंड की वजह से होती हैं। अपने माइंड को कॉन्शियस करना है। अपने माइंड पे जिसने विजय पाली वो जिंदगी में तरक्की कर जाएगा। आपको मैं एक बात कहता हूं और मेरी इस चीज को आप अपनाइए, कोशिश कीजिए इसको पूरा 100% अपनाइए। देखिए उसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं नहीं आते, आप मुझे कमेंट करके बताना है इस चीज के बारे में। आप अपने माइंड को सेट कीजिए कि मुझे ये काम करना है और सिर्फ अपने दिमाग में सिर्फ वही बात घुमाइए और कुछ नहीं घुमाना है। 100% वो काम होगा। आप अपने माइंड में किसी चीज से डरने लग जाते हैं तो देख लेना वो डर पूरा होगा। तो सारा खेल ही दिमाग का है। और ये तो एक मतलब कि बड़े बड़े जो जितने भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं इस दुनिया के अंदर, उन्होंने भी ये शब्द कहा है कि एक इस पूरी प्रजाति पे सिर्फ एक ऐसा मानव ही ऐसा एक जीव है जो वो सोच ले वो कर ले। देख लो ना दोस्तों, जो भी मानव ने सोचा, मतलब जो भी इंसान ने सोचा वो उसने किया। मान लो अगर थॉमस एडिशन ने बल्ब बनाने की सोची तो उसने बल्ब बनाया, चाहे वो कितनी बार फेल, लेकिन अपने माइंड को कॉन्शियस किया कि मुझे तो करना ही यही है। थॉमस एडिशन था, मतलब बड़े बड़े जितने भी वो वैज्ञानिक या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए, आप देखना उनकी जीवनियां पढ़िए, मैंने बहुत पढ़ी हुई हैं। आप समझिए उनको कि उन्होंने अपने माइंड को कॉन्शियस किया केवल। तो सिर्फ एक दिमाग एक ऐसी चीज है जो आपको आगे भी ले जाएगा पीछे भी ले जाएगा। इमोशनल आपको पीछे ले जाएगा हमेशा, कभी भी आगे नहीं ले जाएगा, वो हमेशा पीछे लेके जाएगा। तो दोस्तों मेरा मानना है कि इस दुनिया में बॉडी पार्ट, अपना इंसान की बॉडी में सबसे कॉन्शियस चीज उसका माइंड है, और माइंड को जिसने पकड़ लिया वो लाइफ में सक्सेस हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर सुनील चौहान अपने जिंदगी के सफर के 11th पार्ट में आपके सामने प्रस्तुत हूं। कल मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि मैं कैसे कर्जे के दलदल में फंसता हुआ जा रहा था। तो दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में, मतलब पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ऐसे मैंने अपने भाइयों को एक यूनिट खोल के दे दिया था। वहाँ पे एक अदर पार्टनर भी थे और मैंने अपने भाई की एक कंपनी ले ली थी, मेरी बैंक में सेटिंग थी, मैंने उस पर कुछ लोन्स वगैरह करवा लिए थे। अब मेरे भाई मेरे को कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया करते थे, मतलब वो हमेशा कहते थे अभी काम नहीं चल रहा है, अभी ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स गिनाया करते थे। मैं अपने सेटिंग काम में चल रहा था तो मैं इतना ध्यान भी नहीं देता था, मेरा कभी जाना आना भी नहीं होता था। इस बीच उन्होंने 1-1.5 साल बाद कहा कि आप एक और मशीन लगा दीजिए और हम तो प्रॉफिट आएगा, फिर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। चलिए ठीक है। तो दोस्तों मैं एक मशीन खरीदा था, साथ में एक एडिशनल और लोन उसी मशीन के साथ करवा लिया, और मैंने एक मशीन और अपने भाइयों को खरीद के दे दी, जिसपे कि लोन की जिम्मेवारी सब मैंने ले ली। मतलब मैंने अपनी कंपनी पे लोन करा के वहां पे दे दी वो मशीन। 25 से 1 लाख रुपए का लोन कराया, बाकी अपने पार्टनर से पैसे लिए, मतलब 45 लाख रुपए की मशीन करीबन थी। अब दोस्तों देखो कितनी बड़ा बेवकूफ हूं मैं, मतलब कि मैं कर्जे के दलदल में फंसा हुआ हूं, फिर इमोशनल और बड़ा बनना, अमीरी दिखानी, रईसी दिखानी, हवाबाजी दिखानी। इस दुनिया में दोस्तों हवाबाजी और रईसी मत दिखाओ। जो रईस होगा वो तो दूर से ही दिखेगा। मतलब लोग, पुरानी एक कहावत है कि लाल तो गूदड़ों में भी दिखते हैं। अगर आप इसका मतलब नहीं समझे, मैं समझाता हूं। लाल तो गूदड़ों में दिखते हैं, मतलब जिस आदमी के अंदर अलग वृक्षता चमक होगी वो तो कीचड़ में भी पड़ा होगा, जैसे कमल कीचड़ में ही खुलते हैं। ये कहावतें सब झूठ नहीं है दोस्तों, ये सच है।
तो ये दिखावा हवाबाजी कुछ नहीं। जो इंसान जिस लेवल पे होता है ना, इंसान समझ जाता है। बेशक आप दिखावा करके सामने वाले के सामने आप अपने आप को बड़प्पन दिखा रहे हो, लेकिन वो आपकी हकीकत जानता होता है। वो जब आप निकल जाते हो तो वो आपकी पीठ पीछे आपकी हंसता है, कहता है अपने आप को वो दिखा रहा है। मतलब सब जानते हैं। तो दोस्तों, दिखावे की दुनिया में, दिखावे की दुनिया में आप ऐसे फंस जाओगे ना कि इस दुनिया से निकल ही नहीं पाओगे। मतलब अपने आप को ना लोग इस दिखावे की दुनिया में इतने भ्रमित कर लेते हैं कि उन्हें लास्ट में आत्महत्या तक करनी पड़ती है, घर छोड़ के भागना पड़ता है, पता नहीं कैसे कैसे जलालत सहते हैं। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस दिखावे की दुनिया को मत दिए, सच्चाई माइंड कॉन्शियस करके दीजिए। तो मैं उस दिखावे में मैंने 25 लाख रुपए का लोन करवा के उन अपने भाइयों को वो मशीन दे दी। और अब मैं एक्साइटिंग, मैं तो प्रॉब्लम में चल ही रहा था और मैं और लोन का कर्जा अपने ऊपर बढ़ाता चला गया। ये 2014 की बात है। 2015 आते दोस्तों मेरा बिजनेस बिल्कुल डाउनफॉल पे आने लग गया। और मैं वहाँ मेरे भाई मुझे कोई प्रॉफिट नहीं देते थे। वो किस्तें जरूर उस मशीन की जो थी वो दिया करते थे, वो प्रॉफिट के नाम पे। मतलब कि आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 2016 में जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो मैंने एक दिन हिसाब निकाल के, आज वो मेरे पास पेपर रखा होगा, और इस पूरे पार्टनरशिप के मेरे पास एक एक पेपर थे। जब शुरू में हमने भाइयों के साथ पार्टनरशिप की थी तो उनका 9% शेयर हमने दिया था उनको, मतलब कि 100% में 9% उनका था। आज वो 100% के मालिक उस यूनिट के बने हुए हैं। और वो सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, मेरे इमोशनल की वजह से। और इसकी गलती मैं उनको नहीं देता, इसकी गलती मैं अपने आप को देता हूँ, क्योंकि मैंने जो गलती की है। तो इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूँ आपको गलती नहीं करनी है। कोई भी रिश्ता आप निभाइए, दूर से निभाइए, आप उसके साथ खड़े रहिए। आप उसकी अगर वित्तीय सहायता करेंगे तो आप गाली खाएंगे, आप उसकी किसी भी तरीके की सहायता करेंगे तो आप गाली खाएंगे। कुछ नहीं करेंगे तो उस समय के लिए बुरे होंगे, बाद में आप अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि आपने जब उसके लिए कुछ किया नहीं तो वो आपके लिए बुरा कहेगा ही नहीं। अगर आपने उससे किया है तो उसे ये डर लगा रहेगा ना कि ये तो मेरे से मांग लेगा, तो इसलिए वो आपको हमेशा बुरा करेगा। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो 2012 में यूनिट लगा था। 2016 में मैं बुरे हालातों में जब चला गया था तो मैंने वो हिसाब लगा, उनमें से एक पर्चा रखा हुआ था, तो 7,75,000 रुपये टोटल उन्होंने मुझे प्रॉफिट दिया था। आप बिलीव करेंगे, मतलब 4 साल में, सॉरी, 7,75,000 रुपये, कितने रुपए महीने का हो गया आप लगा लो ऐसा। 4 साल में महीने हो गए 48 महीने, 50 महीने में उन्होंने मुझे 7 लाख दिया। तो 5 दूनी 10, मतलब 10,000 रुपये महीना, मतलब 15,000 रुपये महीना मान लो। मतलब 15,000 रुपये, मतलब मैंने उसके अंदर 35-40 लाख रुपए लगाए और उसके बाद वो 25 लाख रुपए की मशीन भी दे दी, तो मेरा प्रॉफिट 15-20 हजार रुपये। सोच लो दोस्तों, मेरी आंखों पे कितना इमोशनल पर्दा लगा हुआ था। और उसके बाद भी मैं बुरा बना, मतलब इतना अच्छा करने के बाद भी मैं बुरा क्यों बना? क्योंकि मैं बेवकूफ था। मैं दोस्तों फिर कहता हूं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं अगर ये करता ही नहीं तो मुझे ये सब मिलता ही नहीं। आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। इसलिए कहता हूं, इमोशनल फूल होना इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। दोस्तों, मैं उस कर्जे के दलदल में फंसता हुआ जा रहा था। 2015 में उन मशीन वालों ने जैसे तैसे करके, 2014 में लास्ट में उन मशीन वालों ने, जो मेरी मशीन चल नहीं रही थी, वो 2014 के एंड में उन्होंने वो मशीन वापस ले ली और मेरा अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वो भी एक बड़ी कहानी है कि मैंने वो बड़ी मुश्किल से वो पैसे वापस ही नहीं कर रहे थे। वो तो उन्होंने कहा हम इस मशीन की जगह दूसरी मशीन दे देते हैं। तो दूसरी मशीन आई तो मैंने वो प्रेमिसेस में बंद करके लॉक कर दिया और वो पैसा जैसे अकाउंट में हो गया तो मैं एक दिन के लिए फोन ही बंद करके गायब हो गया। जबकि दोस्तों ये भी गलत है। कभी भी कोई भी मुसीबत या अच्छाई आए तो आपको उससे भागना नहीं है, उसके सामने खड़ा रहना है। मैं इसलिए ये सब चीजें डिटेल में बता रहा हूं कि जो गलतियां मुझसे हुई हैं दोस्तों, मैं नहीं चाहता इस दुनिया में किसी और से हो। मैंने जो जलालत भरी जिंदगी और जो परेशानियां झेली हैं, मैं नहीं चाहता दोस्तों इस दुनिया में कोई भी इंसान झेले। मैं फिर देखो इमोशनल हो रहा है। इमोशनल नहीं होना मुझे। इमोशनल मतलब मुझे रोना आया कई बार, मैंने रोना चाहा, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं रोया। एक इंसान है जिसके सामने मैं रोया हूं, वो यहीं है जहां जिस शहर में मैं आया हूं। मैं पहले कभी नहीं रोया और वो मेरी जिंदगी में एक बहुत अहमियत रखता है। मतलब दोस्तों एक बात बीच में बोल देता हूं कि मतलब उस इंसान ने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, मतलब ये रियल प्यार क्या होता है, ये उस इंसान ने मुझे सिखाया है। तो मैं रोया हूं, मैं अपने घरों में जाके, बाहर जाके, मतलब कमरा बंद करके और घंटों रोया हूं। ऑफिस में मैं अकेले कोने में खड़े होके अकेले रोया हूं। दोस्तों मतलब
आपको रोना ही क्यों पड़े? अगर आप गलती नहीं करोगे तो रोगे ही नहीं, और गलतियां खुद कर रहे हो और रो रहे हो, क्या फायदा है? इस दुनिया में एक और चीज दोस्तों, कुछ भी अगर आपके साथ होता आप उसका ब्लेम दूसरे को मत दीजिए, क्योंकि उसकी गलती आप खुद कर रहे हो। आप सोच के देख लेना, हम अपने आप को ना मतलब कि दयानीय बना लेते हैं, मतलब कि सिंपति का पात्र बनाते हैं, सिंपति वोट हासिल करते हैं लोगों से अपना दुखड़ा रोके। नहीं रोना, और ना वो आपको सिंपति दे के आपको मिल क्या जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं बहुत सच बात बता रहा हूं, आपने गलती की तो आप अपने को एक्सेप्ट कीजिए, तो आपको मजबूती मिलेगी आपको उस गलती से निकलने की। मुझे ये बात बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद समझ में आई, मतलब आज से 6-8 महीने पहले समझ में आई है। और अगर ये बात मैंने शायद बहुत पहले समझ ली तो शायद मुझे इतनी परेशानियां ही नहीं होती। दोस्तों धीरे धीरे मैं उस कर्जे के, मतलब 2015 में उन्होंने मुझे मशीन का अमाउंट वापस कर दिया। मैंने भाई जैसे ही वो दूसरी मशीन मेरे पास आई थी, वो दोनों मशीनें लॉक थी और मैं एक दिन के लिए गायब हो गया। मैं मतलब अपने आप को बहुत सहनसा समझ रहा था कि अब मेरे पास पैसे भी आ गए, मशीन भी आ गई, अब जो मेरा 1 करोड़ रुपए का इन्होंने नुकसान किया मैं ले लूंगा। लेकिन वो तो एक कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। उन्होंने 1-2 दिन वेट किया मेरा, उन्होंने लगता भाई इसने बेईमानी कर ली, उन्होंने मुझे कोर्ट केसेस डाल दिए। बॉम्बे हाई कोर्ट से केस डाल दिया, दिल्ली हाई कोर्ट से केस डाल दिया, इसने हमारे को चीट किया। अब वो कंपनी और मैं एक कंपनी, चाहे मैं बेशक करोड़ों की कंपनियां चला रहा था, लेकिन मैं एक कंपनी का इंडिविजुअल मालिक था। वो एक कंपनी, उसके यहाँ लाखों लोग काम कर रहे थे, तो उनके लिए तो एक बंदा ही आके कोर्ट में खड़ा होना था और मुझे खुद प्रेजेंट होना था कोर्ट के अंदर। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब ये बात 2015 की है, और मतलब हर तीसरे चौथे दिन बॉम्बे हाई कोर्ट की वो लगती थी, तो मैं यहाँ से वकील को बाय फ्लाइट लेके जाया करता था, वहां एक रात रुकाता था, अगले दिन कोर्ट में पेश होता। दिल्ली हाई कोर्ट लगती थी, वहां पे जो मेरा वकील लड़ रहा था वो एक हेयरिंग की फीस 1 लाख रुपए लेता था। आप सोचिए, मैं इस मतलब उस कंपनी के कोर्ट के चक्करों में मैं 40-45 मतलब 1 करोड़ रुपए तो वो कंपनी मेरा वैसे लॉस कर चुकी थी, 40-45 लाख रुपए मैंने उस कोर्टों के चक्कर लगा लगा के लॉस किया। 2015 में ये कोर्ट केस चली रहे थे तो मेरा अपने काम पे ध्यान नहीं था। जो एक्साइटिंग बिजनेस मेरा चल रहा था प्रिंटिंग का, जो और जो प्लेट्स का काम चल रहा था, उनकी भी मशीनों में धीरे धीरे दिक्कत आनी पड़ी। और जो कंपनी, और जिस कंपनी की मेरे पास मशीन थी उसके जो फार्मा हुआ करता था, हर प्रिंट की एक कॉस्ट जाती थी, वो भी नहीं हम पे कर पा रहे थे, तो उन्होंने हमारी सर्विस रोक दी। धीरे धीरे 2015 में अक्टूबर तक आके मेरे हालात ये हो गए कि मेरी सारी कंपनी बंद होने लग गई। मतलब मेरी कंपनी में काम, जब काम हो ही नहीं पाता था तो लोग काम देना बंद कर गए, मेरे वर्करों की सैलरियां रुकने लग गई। लेकिन मेरे पास जो 2014 में पेमेंट आई, तो मैंने क्या किया, 2015 में मैंने सोचा कि अब मैं प्रिंटिंग लाइन नहीं करता। अब मेरे पास वो लास्ट फंड था दोस्तों, और मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, अगर मैं उस फंड को लेके जो मेरा एक्साइटिंग बिजनेस चल रहा था मैं उसको चलाता रहता तो शायद मेरे को ये प्रॉब्लम फेस नहीं आती। लेकिन मेरे अंदर तो गुस्सा बहुत था, जुनून बहुत था, ईगो बहुत थी। मतलब मैं इस कंपनी को बहुत नीचा दिखाना चाहता था। मैं कहता था मैं इस कंपनी को जमीन पे लड़ा दूं। मतलब एक इतनी बड़ी कंपनी, एक एमएनसी इंटरनेशनल कंपनी को एक छोटा सा अदना सा कीड़ा सुनील उसको दबाएगा। देखो मेरी सोच कितनी पैसी थी। उसी सोच का परिणाम था कि मैं नीचे गिरा। तो मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली और उसमें एक फोटो स्टूडियो खोल दिया बहुत बड़ा। मेरे पास एल्बम्स का काम हुआ करता था, मेरे पास 100 एल्बम्स पर डे बना करती थी, तो मेरे पास फोटोग्राफर्स ज्यादा बैठा करते थे। उन्होंने मेरा माइंड में सेट किया कि आप क्या मशीनों वशीनों के चक्कर में लगे हो, अबे करो। तो जो मेरी वो लिक्विड मनी थी उसको भी मैंने इन्वेस्ट कर दिया, और प्लस उसको बहुत भव्य स्टूडियो बना दिया और वहां पैसा इन्वेस्ट करने लगा। अब धीरे धीरे तो मैं खाली हो रहा था, पहले ही खाली हो चुका था, कर्जे के डेफ्ट के नीचे फंस चुका था। और 2016 आते आते मेरी सारी मशीनें बंद होने लग गई और मैं कर्जे में डूबने लगा। और जो मैंने स्टूडियो खोला वहां से अभी इनकम, मतलब कि स्टूडियो तो एक ऐसा बिजनेस था, अगर वो चलता तो 1 साल 2 साल 3 साल किसी भी बिजनेस को चलने में टाइम लगता। मुझे तो पैसे इमीडिएट चाहिए थे, क्योंकि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक समय मैंने हिसाब लगाया था 15 लाख रुपए मुझे इंटरेस्ट, कमेटी और ईएमआई का ही देना होता था। अब मेरे हालात बद से बदतर होने लगे। 2016 में मेरे पास बैंक का प्रेशर आने लग गया, ईएमआई रुकने लगी जो अब तक रुकी नहीं थी। 2016 जनवरी से ईएमआई रुकने लग गई, लोगों का ब्याज रुकने लग गया, लोगों को कमेटी रुकने लगी। तो मैं लोकल लोगों से पैसा उठाने लग गया, जिससे भी मौका मिला, जिससे भी हुआ उससे पैसा उठा लिया, किसी से कैसे पैसा उठा लिया। मतलब इस तरीके से मैं, मतलब कि क्योंकि मेरा हर महीने 15 लाख रुपए जब देने हैं तो मुझ पर 15 लाख रुपए की कमाई तो हो नहीं रही है। एक्साइटिंग मशीनें बंद हो चुकी हैं, प्लस क्या कहा जाता है,
स्टूडियो में से इनकम हो नहीं रही है, और स्टूडियो का काम ऐसा दोस्त, कोई भी पार्टी बुक करने आएगी 20-25% दे जाएगी, 20-25% आपको उसमें दे देगी, और सालों साल वो एल्बम्स नहीं उठाते हैं, वीडियोज नहीं उठाते हैं। ये मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, इस देश की जनता से, बेचारे ये फोटोग्राफर हैं, ये इतनी मेहनत से आपकी मेमोरीज को सहेलते हैं और आप उनकी चीजें नहीं उठाते पैसे के चक्कर। शादी में लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लाखों रुपए खर्च कर देंगे, 1-1.5 लाख रुपए देके उस बेचारे स्टूडियो वाले की एल्बम और वीडियो नहीं उठाते हैं। सालों उसके पास डाटा पड़ा रहता, बेचारा फोन करता रहता, उसकी कमाई तो उसी में फंसी रहती है। 80% लोग एल्बम्स और डाटा अपना नहीं उठाते हैं, वो शुरू में जैसे फोटो खींचती हैं वो ले लेते हैं रॉ फोटोज, उन्हीं को देख देख के खुश होते रहते हैं। 20% लोग अपने एल्बम्स और वीडियोज उठाते हैं। तो अभी देखो धीरे धीरे मेरे को लगता है फोटोग्राफर्स भी अपना ट्रेंड चेंज करें कि भैया मैं इतने पैसे इतने ले लूंगा, इतने पैसे ऐसे ले लो, क्योंकि फोटोग्राफर ऑलरेडी इसलिए लॉस में रहता था। तो फोटोग्राफी से मेरा इतनी कमाई नहीं हो रही थी, तो मैं डेप्थ में जा रहा था, तो मैं लोकल लोगों से ब्याज पे पैसा उठाने पड़ा। मैंने अपने जिस बिल्डिंग में रहता उस लैंडलॉर्ड से पैसा, वो बहुत, मतलब कि इस दुनिया में इतने गिरे हुए लोग हैं, उससे भी गिरा हुआ वो इंसान है। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में एक गिरे से गिरे हुए इंसान देखे हैं। मतलब वो आदमी मर जाए ना तो वो उसकी लाश में से भी पैसा निकाल रहा है, ऐसा होता है वो। अब देखो ना, लोगों में इमोशनल है ही नहीं, तो वो कामयाब है, वो अपने मजे की जिंदगी जी रहे, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं, उन्हें अपने पैसों से मतलब, उससे ले लिया। अब मजबूरी में आदमी गलत नहीं होता है, उसके हालात उसको गलत बनाते हैं, उसका समय उसको गलत बनाता है। समय भी वो इंसान खुद लेके आता है। अगर मैंने ये सब गलतियां ही नहीं की होती तो मैं ये समय क्यों आता है। आदमी कोसता है, मतलब जो भगवान मानता है भगवान को कोसता है, और जो जिसके साथ है मेरे पार्टनर ने मुझे चीट कर दिया, मेरे भाइयों ने मुझे चीट कर दिया। अरे भाई आपने चीट क्यों करवाया, आपने उनको मौका क्यों दिया, आप अपनी गलती तो बोल ही नहीं रहे हो। तो इस दुनिया में इंसान, मतलब इस दुनिया में जो इंसान करता है वही उसका परिणाम लेता है। मतलब इंसान खुद गलती कर रहा है तो उसका परिणाम भी उसी को मिलेगा। मैं जा रहा हूं, मैंने साइकिल किसी में ठोक दी तो चोट तो मुझे भी लगेगी ना। इसको इंसान मानता नहीं है। इंसान खुद गलती करता है, कोई भी गलती नहीं करता। आप खुद गलती करते, अपने माइंड को कॉन्शियस कीजिए, कभी बढ़ने। 2016 आते आते बैंक के प्रेशर्स होने लग गए, जितना पैसा मैं, मतलब 30-40-50 लाख रुपए मैंने लोकल लोगों से भी पेमेंट उठा ली, मतलब कि ब्याज पे, और हालात बहुत बुरे होने लगे। उस दरमियान आप दोस्तों, मैं 2000 मार्च 16 आते आते मुझे ये प्रतीत होने लग गया कि अब ये बिजनेस मेरे से नहीं चल पाएगा, और मैं माइंडली अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा। उस समय मैं अपने दिल की बात किसी से कह नहीं सकता था, और मैं शायद जानता भी नहीं था। वो तो जब बहुत सारा लॉसेस हो गया तो मुझे पता चला मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जिसे मैं दोस्त कह सकता हूँ। उसको मेरी अच्छाई और बुराई से शायद कोई भी मतलब नहीं है। उसने मेरी बहुत मदद की है, पैसों से भी मदद की है, मोरल भी बहुत सपोर्ट किया, और आज भी मैं उससे बात करता हूँ। मैं और किसी से बात नहीं करता, सिर्फ उसी से बात करता हूँ। मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसी ने शायद मुझे समझाया। पैसा एक अलग मैटर है, मैंने उसका काफ़ी पैसा देना है, और कोशिश ये है कि मैं उसका पैसा पे करूँगा। अभी उसका पैसा मैं दे नहीं पाया, लेकिन माइंड कॉन्शियस कर रखा कि मैं उसका पैसा जरूर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, मैं इतनी मुसीबत में 2000 मार्च आते आते मेरे को ये लगने लगा कि अब मुझसे ये सब चीज़ नहीं संभाली जाएगी। मुझे ऐसा लगता था हर रोज कि मेरा माइंड, मेरा दिमाग में से भेजा निकल के ज़मीन पे गिर जाएगा और मैं जाऊँ। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी, मैं बहुत परेशानी की ज़िंदगी में जीता था। सिगरेट शराब इतनी हो चुकी थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। और दोस्तों एक और बात बताता हूँ, जब परेशान हो आपको सिगरेट शराब का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि आप सिगरेट और शराब उस समय पिएंगे तो आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि नशे में आप फैसला हमेशा गलत करोगे, आपका माइंड ही सही वर्क नहीं करेगा। और इस वीडियो स्टार्ट होने से मतलब समय पहली, सबसे पहली बात ही मैंने कही, इस दुनिया में सिर्फ आपका दिमाग ही आपको जीत दिलाता है और आपको हार दिलाता है। आपको इसको कंट्रोल कर लिया तो देखो आप जिंदगी में कितनी राइज कर दो। सिर्फ इसको कंट्रोल करना है आपको। सोच चाहिए, मतलब कि कई जगह अपनी इच्छाएं मारनी है और कई जगह अपनी इच्छाएं पूरी भी करनी है। आपको उस समय प्रतीत होगा आपको अपना माइंड कॉन्शियस कैसे करना है। अब आप कर्जे में सिगरेट शराब पी रहे हैं, मान लो चलो ठीक है, इससे कुछ बचना नहीं, मतलब 100, मतलब मान लो 4-5 डब्बी पीता था। उस समय मार्लबोरो एडवांस की डब्बी पिया करता था, वो करीबन 180 रुपए की डब्बी आया करती थी मेरे ख्याल से, 180 या 200 रुपये। तो मुझे रेट भी नहीं पता, क्योंकि मैंने दोस्तों 6 महीने पहले ही सिगरेट विगरेट सब छोड़ दिए। तो
भाई मेरे को बड़ा वो मतलब कि उससे सिर्फ माइंड आपका डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आदमी परेशानी में हो उसको सिगरेट शराब का सहारा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो और गर्त के नीचे चला जाएगा। तो 2016 आते आते मेरे को ऐसा लगने लगा कि मेरी परेशानियां बढ़ती गई। तो 30 मार्च 2016 को मेरे पास रात में बैंक का फोन आता कि अगर कल आपने बीएमआई नहीं जमा कराई तो आप और आपकी वाइफ को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मुझे ये सब नहीं पता था कि वो रिकवरी एजेंट का फोन है और वो मुझे डरा रहा है। मुझे वो सच लगा। दोस्तों मैं रात के 12 बजे तक मैं ये हालात में हो गया कि मुझे ऐसे लगा कि मेरी डेथ हो जाएगी, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने अपने बीवी बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाया और एक उसी समय जब बैंक का फोन आया तो मैं एक बंदे का फोन तुरंत आया। वो एक फोटोग्राफर था, बहुत छोटे लेवल का आदमी था। कभी भी आप परेशानी में हो किसी छोटे लेवल के आदमी जिसकी खुद की सोची तकियानुसी उससे आप बात कर लेंगे तो आप बेड़ तो वो उसको फोन आया, मैंने उसको अपनी सारी बात बता दी। तो उसने कहा भाई साहब आप तुरंत वहां से भाग जाओ। उसने मुझे बहुत गलत सलाह दे दी कि आप भाग जाइए। मैंने अपना सारे बीवी बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाया, सारा सामान अपना घर का रात में उठाया और उसने मुझे बोला कि आप यहाँ आ जाइए, मैं आपकी सेटिंग यहाँ पे करा दूंगा। उसने एक जगह पे मेरे को बुला के वहाँ पे उसने मेरे को कमरा उमरा दिलवा के और एक ही दिन में सब सेटिंग करा के मेरा सारा सामान वगैरह वो मेरे साथ आया। उसने मेरे ऑफिस से मेरे कंप्यूटर निकलवाए। मतलब मैं भाग रहा हूँ। मतलब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग सोच का आदमी में भाग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया। क्या होता है ज्यादा ज्यादा उस वक्त क्या होता, बैंक वाले आ जाते, मुझे बेइज्जती तो करते। अब भाग रहा हूं तो उसमें बेइज्जती नहीं हो रही है क्या? लेकिन नहीं, आदमी सोचता ही नहीं उस समय। उसमें से ही लगता बस इस मुसीबत से कैसे भी छुटकारा मिल जाए। दोस्तों मैंने वो कदम उठा चुका था। जब मैं वहां पहुंच गया उस नई जगह पे तो अगले दिन मैं जब मेरे से नींद, आप सोच सकते हैं कि आप मुझे नींद आई होगी, किसी को भी नहीं आ सकती है। मैं बहुत बड़ी परेशानी में मैं हूँ। सर दीवार से सर लगा के सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मैंने बहुत गलत स्टेप उठा दिया। अब स्टेप तो उठ चुका था, वो वापस नहीं हो सकता था। अपने मोबाइल की सिम्स वगैरह तोड़ दी, मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ थे। मतलब मुझे 2-3-4 दिन बाद ये एहसास होने लगा कि मैं 3-4 दिन सोया ही नहीं, कुछ खाया नहीं। मतलब मैंने ये क्या कर दिया। वहाँ मेरे ऑफिस वो बंदा, जिस बंदे ने मुझे वहाँ पे वो दी थी और जिस बंदे ने मुझे वो गलत सलाह दी थी, उस बंदे ने अगले दिन बताया कि पूरे ऑफिस में अफवाह उड़ गई है कि सुनील चौहान 8-10 करोड़ रुपए लोगों को, 25 करोड़ रुपए लेके लोगों के भाग गया है, उसने ये कर दिया। वो मैंने यार 25 करोड़ किसका है? मैंने तो देखो दोस्तों, जब आप भाग जाते हो ना तो जिसका 1 रुपया भी नहीं होता है वो अपने 10 रुपए बताता है, और जिसका 10 होता है वो 100 बताता है, और जिससे मैंने लेना था वो कोई वहां नहीं आता है कि मैंने उसका देना है। ये दुनिया की रीत ही है। सोच लो दोस्तों, इसी दुनिया की रीत है। आप सोच के देख लेना, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ, मुझे कमेंट करो मैं गलत हूं तो। ये इस दुनिया की रीत है। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैं सोचा ये मैंने क्या किया। अब मैं चोरों की तरह छुपता, अगर मैं कहीं बाहर भी निकलता था सब्जी लेने तो मुझे हमेशा ये डर होता था कोई मुझे देख रहा है। मैं कहीं पे भी नहीं, मैं घर से निकलते हुए मुझे डर लगता था कि मुझे कोई देख रहा। तो सिर्फ 5-7 दिन ही बीते होंगे कि मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। अब मैं सोचता था कि मैं कैसे कट करूं। हवा की तरह पूरी दुनिया में मेरे स्टाफ ने कह दिया हमारी सैलरियां नहीं मिली हैं। मतलब जिससे जो कहा गया हो गया, वो जो भी मुझे वो बताता था। जिस बंदे ने मुझे वहां पे बुला के ऐसे किया, वो मेरे मकान मालिक से, जो मेरा लैंडलॉर्ड था, उससे सौदा कर रहा है कि आप 2 लाख रुपए दीजिए तो मैं आपको बताऊंगा कि सुनील चौहान कहां पे है। देखिए दोस्तों कितनी मतलबी दुनिया। मतलब एक तरफ मेरा हमदर्द बना, एक तरफ उनसे सौदा कर रहा। तो उन्होंने उसको हड़का हड़ू के उससे पूछा कहाँ है, ये है वो है। इसमें उसने बता दिया कि वो सुनील चौहान कहाँ पे है, और मेरी अपने मकान मालिक मेरे पास आया और मेरी उससे बातचीत हुई। मैंने उसको अपनी सारी बात बता दी। उसने मेरी ऐसे कहा तू कल आ, हम बैठ के बात करते हैं। अब उसे तो ये दिखता था कि मुझे मेरा पैसा मिल जाए बस कैसे भी। भाई मेरे को थोड़ा सा हौसला ला। मैंने कहा शायद मेरी फिर से वो हो जाए। मैं भाई साहब अब सुनो, जिस ऑफिस में मैं बहुत हंसता चौड़ा होके जाया करता था, उस ऑफिस में जब मैं अगले दिन 7 दिन बाद, जब 6 दिन बाद लौटा तो मुझे बड़ा डर लग रहा है। मतलब उसके बाहर मुझे ऐसे लग रहा है मैं चोरों की तरह आया हूं।
मेरे उस लैंडलॉर्ड ने मुझसे कहा कोई बात नहीं, तू काम करिए, वो किसका कितना, सब कर्जे वालों को बुलाया, कुल टोटल 50-60 लाख रुपए कर्जा था। दोस्तों कुछ जाने, कुछ बैंक का अलग छोड़ दिया, मतलब 50-60 लाख रुपए लोगों का खर्चा था, बाकी बैंक का कर्जा था। उन्होंने बैठ के मीटिंग बनाई कि भाई से काम करने दो, काम करेगा तभी पैसे देगा, ये है वो है। उन्होंने मेरी मशीन एक बंद थी, उसने कहा मैं ये मशीन चालू करवा दूंगा। उसने मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम लिखवा ली, मकान मालिक ने अपना। पहले देखो सेफ्टी पॉइंट कैसे देखो, लेकिन उसे वो प्रॉपर्टी मिली नहीं। मतलब आपने गलत नियत से उसके साथ, मतलब सबके सामने तो आप दिखा रहे हो कि मैं इसके लिए अच्छा कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सबसे पहले दिन जब मैं लौट के आया तो उसने सबसे पहले मेरी जो प्रॉपर्टी, मैंने जो ऑफिस बनाया हुआ था 80-90-88 लाख रुपए की मैंने वो खरीदी थी, उसको उसने सबसे पहले अपने नाम कराया। उसके बाद 50 लाख रुपए का बैंक का लोन था। मेरा घर पे 35 लाख रुपए का लोन था, मेरे ऑफिस पे 50 लाख का लोन था, मतलब 85 लाख रुपीज मैंने बैंक का देना था, और 10 और 15 25 लाख रुपए की मेरे पास पूरी थी, और प्लस वो भाई की कंपनी वाला लोन था। तो दोस्तों अब दोबारा आने के बाद मैंने कितनी परेशानियां झेली वो हम पार्ट 12 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। दोस्तों सिर्फ अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। अगर आपने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत बुराइयों से बच सकते हैं। सिर्फ आप ये सोचिए, मैं हर इंसान के लिए प्रे करूंगा कि वो अपने माइंड को कंट्रोल। नमस्कार।